हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली वो दिन आ गया जब आपका अकाउंट्स का पेपर है। आफ्टर वेटिंग अ लॉट यू आर हैविंग टुमारो योर पेपर। आई नो इट इज़ अ रियली टफेस्ट टास्क एंड टफेस्ट टाइम फॉर एवरीवन कि ड्यू टू कोरोना एंड ऑल वी नो कि इस सिचुएशन में पेपर अपीयर करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है और उसमें भी आपका अकाउंट्स का पेपर। सो आप सबके लिए डिफ़िकल्ट तो होगा ही सही। सो मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूं जिनको सिर्फ एक बार ही आप सुन लो, हो सकता है कि उसमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें कुछ आ सकती हैं, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। आई डोंट वुड लाइक टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम बिकॉज टुमारो एट मॉर्निंग यू आर हैविंग ए पेपर, सो जस्ट लिसन दिस वीडियो एटलीस्ट वंस। मेरा टॉपिक ये है कि एज वी ऑल नो कि 35 मार्क्स हमारा कंटेन करता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स मैंने स्टडी किए हैं और उसको मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार सिर्फ थॉरली सुन लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ साझेदारी की विशेषताएं। जैसे पार्टनरशिप की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं। फर्स्ट वन है साझेदारों के बीच अनुबंध होना। इट मीन्स उन सभी के बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है कि वो रिटन हो या फिर ओरल हो, दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, बट एडवाइजेबल हमेशा ये रहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, राइटिंग में हो। सेकेंड वन इज़ कम से कम व्यक्ति और अधिकतम व्यक्तियों की सीमा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में जैसा कि हम जानते हैं कि एटलीस्ट देयर शुड बी 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर में भी 50 मेंबर्स। अगर आप कोई बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो देयर में भी 10 मेंबर्स, ये मैक्सिमम लिमिट है। वैध व्यवसाय का होना। जैसे कि हम सबको पता है कि आपका जो पार्टनरशिप है उसमें कोई ना कोई आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए। आपका पार्टनरशिप इलीगल बिजनेस के लिए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना बोले तो कि आपने जो बिज़नेस किया है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए एलएलपी नहीं बनाना है आपको, कि उसका पर्पज़ ये मोटिव यही होना चाहिए कि हाँ आप कहीं ना कहीं से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा। एज वी ऑल नो कि पार्टनरशिप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो आइदर आप सभी मिलके उसका रन कर सकते हैं, बिज़नेस को संचालित कर सकते हैं, या आपने अगर मिलके डिसाइड किया कि ये फलाना पर्सन है जो कि हमारे बिज़नेस को रन करेगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ये आपकी हो गई साझेदारी की 5 विशेषताएं। आपको इस चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो वेरी फर्स्ट आपको साझेदारी का डेफिनेशन देना है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। उसके अलावा डेफिनेशन देने के जस्ट बाद आपको उसकी क्वालिटीज़, विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक देना, एग्जामिनर अगर पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी संलेख क्या होता है। मैं ये इतना रैंडमली और इतना स्पीडी सिर्फ इसलिए ले रही हूँ बिकॉज टुमारो यू आर हैविंग पेपर, आप कंसेप्चुअली सब क्लियर हो। इट इज़ जस्ट रिवीजन कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें से एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग कि आपको 25 मार्क्स का प्लस एट एनी कॉस्ट एग्जाम में फंसना है, नो डाउट इन दैट। नेक्स्ट साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड। होता क्या है पार्टनरशिप डीड? हमने जैसे डिसाइड किया कि हमें पार्टनरशिप करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डीड बनाना ज़रूरी है। डीड ओरल भी हो सकता है आपका और राइटिंग में भी हो सकता है। इट इज़ एडवाइजेबल कि आपका डीड राइटिंग में हो, ठीक है। और अब इस डीड का नेसेसिटी क्यों पड़ा? ऑफकोर्स वी नो दैट कि आज जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है हो सकता है हम खुशी खुशी उसको स्टार्ट कर ले, बट इन फ्यूचर ज़रूरी नहीं कि आज जो पार्टनर्स के बीच जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं उनके आपस में जो रिलेशंस हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर में रहें। जब बात पैसे की आती है तो ऑटोमेटिकली सारे रिश्तों में वैसे भी कड़वाहट आ जाती है, तो ये तो पार्टनरशिप है। तो इसीलिए साझेदारी डीड में सारी चीज़ें आपको, पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है। इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम बोल सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सारे पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, फर्म का नेम। एंड आई नो कि आपको ये पता है कि साझेदारी और फर्म में डिफरेंस होता है, ठीक है। साझेदार अपन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पार्टनर बोलते हैं, लेकिन जब हम कलेक्टिवली इन सबको देखते हैं इट विल बी कंसिडर एज अ फर्म। तो फर्म का नाम होना चाहिए, फर्म का पता होना चाहिए, फर्म का एड्रेस होना चाहिए, आपका बिजनेस का स्वरूप होना चाहिए कि आप किस तरीके का बिजनेस करने वाले हो। साझेदारों के सभी के नाम होने चाहिए, उनके एड्रेसेस होने चाहिए, वो क्या बिजनेस करने वाले हैं, आप कितना कैपिटल लगाओगे, कितना ड्राइंग उसमें से निकालोगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट आपका क्या होगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट आपका क्या होगा, किस तरीके का बिजनेस करोगे, बिजनेस की जो असेट्स हैं वो बिजनेस में ही यूज़ होंगी कि कोई पार्टनर उसको पर्सनली भी यूज़ कर सकता है। सपोज आपके बिजनेस में आपने कार ली है और वो कार आपको ऐसा लगता है कि आज किसी पार्टनर के घर पे फंक्शन है, हम उसको कार दे दें। आज आपने एक पार्टनर को दे दिया, इन फ्यूचर हो सकता है कोई दूसरा मांगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो पार्टनरशिप में, हर पार्टनरशिप डीड में हर वो चीज़ आपको लिखनी है जो कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई होने का पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं है तो क्या हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, बट ये है कि एडवाइजेबल है कि आपका डीड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डीड है तो किसी भी प्रकार का अगर कोई फाइटिंग होता है या फिर किसी भी प्रकार का क्वारल होता है
किसी भी प्रकार की कहा सुनी होती है तो हम उस डीड के बेसिस पर इजीली आपका केस रिजॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप डीड नहीं मेंटेन करते हो, आप डीड नहीं बनाते हो, तो डोंट वरी, आप पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, जिसमें जैसा लिखा है फिर आपको वैसा करना पड़ेगा। इफ़ यू मेंटेन डीड, अगर आपने डीड को बना दिया है तो डेफिनेटली वॉट एवर इंटरेस्ट यू हैव मैंशन फॉर कैपिटल एंड वॉट एवर इंटरेस्ट यू हैव मैंशन फॉर ड्रॉइंग, तो वो सारा का सारा आपको मिलेगा। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग डीड तो आपको कैपिटल पर तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके ड्राइंग पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप एडिशनली कोई लोन देते हो बिजनेस को, पार्टनरशिप को, तो आपको 6% उस पर लोन मिलेगा। इट मीन्स, कहना मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तो वॉट एवर यू हैव मैंशन इन योर डीड दैट विल बी एप्लीकेबल। बट इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग डीड, आपने डीड नहीं बनाया, सो आप पर पार्टनरशिप्स एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। तो पार्टनरशिप संलेख के अभाव में पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के सारे नियम लागू होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड के अभाव में लागू होने वाले नियम, कि अगर आप संलेख नहीं बनाते हो तो उस सिचुएशन में आपकी पार्टनरशिप कैसे रन होगी, उस पर कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होंगे। तो उस समय पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 9 से लेकर 17 तक के प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होते हैं। अब ये दो प्रकार के प्रोविजंस हैं, एक हम बोल सकते हैं कि जनरल रूल्स और दूसरे स्पेसिफिकली रूल्स। जनरल रूल्स मतलब कैसा होगा कि हम बोल सकते हैं कि व्यापार का संचालन, आपके साझेदारी का जो संचालन है सारे पार्टनर्स को मिलकर करना होगा। कोई भी पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि मैं बिजनेस रन में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता, या कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे स्पेसिफिकली पार्टिसिपेशन करना है। मतलब सभी को साइमल्टेनियसली एक प्रकार से एक रूपता के साथ बिजनेस को रन करना होगा। उसके बाद ये है कि फर्म की संपत्ति का उपयोग, अगर आपके बिजनेस की कोई भी असेट्स है, जैसे मैंने आपको कार वाला एग्जाम्पल दिया, तो वो जो असेट्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्म में यूज़ करना है, पर्सनल यूज़ नॉट अलाउड एट ऑल इफ़ यू आर नॉट हैविंग डीड। अगर आपके पास डीड नहीं है तो, और अगर आपने डीड बनाया उसमें चीज़ मेंशन कर दी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट, निजी लाभ का हिसाब। निजी लाभ का हिसाब ये हो जाता है कि यदि कोई साझेदार फर्म के नाम से, मतलब कोई फर्म के नाम से अगर कोई इधर उधर बिजनेस करता है और उस बिज़नेस से कोई भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो वो आपको फर्म को ही रिटर्न करना होगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा कि साझेदार का प्रवेश। अगर कोई नया साझेदार आपके बिजनेस में आना चाहता है तो अगर आपका डीड नहीं है तो सभी का कंसेंट लगेगा, इसमें सभी की सहमति लगेगी, उसके बाद ही आप उसको बिजनेस में आने से अलाउ कर सकते हो। और नेक्स्ट ये है, अगर हम बोल सकते हैं कि अब इसके कुछ अकाउंटिंग रूल्स हैं, जैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया वो जनरल रूल्स थे कि जनरल रूल्स क्या एप्लीकेबल होंगे इफ़ यू आर नॉट हैविंग डीड। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली रूल्स की तो ये है कि लाभ का वितरण। लाभ का वितरण बोले तो कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे बांटा जाएगा। प्रॉफिट सभी में इक्वल बांटा जाएगा, कोई भी रेशो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो अब इफ़ यू आर नॉट हैविंग डीड। अगर आपका डीड है तो उसमें ऑलरेडी आपने रेशो मेंशन किया होगा, आप उस रेशो के अकॉर्डिंग बांट सकते हो। पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज ये होता है साझेदारों द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज। अगर किसी भी साझेदार ने पर्सनल यूज़ के लिए आहरण किया हुआ है तो उस पर भी कोई भी साझेदार ब्याज देने का अधिकारी नहीं है। अब इस सिचुएशन में तो लड़ाइयाँ होना पॉसिबल ही है, तो इसीलिए एडवाइजेबल हमेशा ये है कि आप डीड प्रिपेयर करें। उसके बाद है ऋण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार अपनी निश्चित पूंजी के अलावा, जो उसकी पूंजी रहती है उसके अलावा अगर वो कुछ कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये 6% जब भी देगा, तो अगर वो मंथ देगा तो आपको मंथ का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ये 6% जो है वो पर एनम है, ईयरली है, उसको कन्वर्ट बाय 6 मंथ एंड 3 मंथ करना ना भूलें एग्जाम में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकल इस पर बनकर आता है तो। उसके बाद है वेतन तथा अन्य पारिश्रमिक। किसी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा साझेदारों को, एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दिया जाएगा। अब अपन आ जाते हैं, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका हिंदी में नाम हम बोल सकते हैं साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब कि ऑलरेडी साझेदारी का गठन हो चुका है, आपकी साझेदारी चल रही है, लेकिन ड्यू टू कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको आपकी साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ रहा है, मतलब रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। अब आप सोचो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम हमारी साझेदारी को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप, चलती हुई पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पहला रीज़न तो ये, सपोज आपका 3 पार्टनर्स थे आपके, अब कोई एक पार्टनर आया तो ये आपकी पार्टनरशिप का क्या हुआ, रिकंस्टिट्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पहले एक चपाती था जो 3 पार्टनर्स में बंटता था, मतलब 3 हिस्सों में बंटता था, अब पार्टनर 4 हो गए तो सब में केक कटेगा, सब में बटेगा, वैसा वाला सिस्टम है। तो अब कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में फ़र्क आया ना, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। आपकी चलती हुई साझेदारी को हम रिकंस्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, हम उसका पुनर्गठन क्यों कर रहे हैं। ऑलरेडी जो गठित साझेदारी है, जो बनी बनाई साझेदारी है, हम उसको ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं किसी नए का आना। अब ऑफकोर्स कोई नया आया है जब तब साझेदारी पुनर्गठन हो रही है, इट मीन्स जब कोई पुराना जाएगा तब भी तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा ही सही, ठीक है। तो किसी नए साझेदार का आना, किसी पुराने का चले जाना, किसी पुराने की मृत्यु हो जाना, डेथ हो जाना, पागल घोषित हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि आपके चलते रेशो में आपने किसी प्रकार का कोई चेंजेस किया है, इट मीन्स आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस। या फिर हम इसको अगर एक लाइन में मैं डिफाइन करूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम से चीज़ बैठ जाए कि पुनर्गठन मीन्स व्हाट। पुनर्गठन मीन्स ऐसा कोई भी कारण जिसकी वजह से आपके पार्टनरशिप डीड्स में टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस में किसी भी प्रकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेंज हुआ है, इट विल बी कंसिडर एज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब जैसे इसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो साझेदार है वो नए साझेदार का प्रवेश, अब इसको लेकर आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट है और पूरा चैप्टर है कि जब कोई नया साझेदार आपकी फर्म में आता है, जब कोई नया पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सेम वैसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट है जब कोई पुराना जाता है या फिर डेथ होता है, उसका रिटायरमेंट होता है, वो पागल घोषित हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, या एनी ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस होते हैं, तो उसको लेकर भी आपको एक सेपरेट चैप्टर है। तो ये सब रीजंस हैं कि हम किस किस की वजह से हमारे पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करते हैं। अब जैसे कि है पेज नंबर 79 है मेरे पास, एक्चुअली राठी की बुक है, इफ़ यू आर हैविंग सो आप उसमें से प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज कॉमन कॉन्सेप्ट्स है, आपको सिर्फ सुनने भर से भी एग्जाम में कुछ ना कुछ क्लिक तो हो ही जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन का हेडिंग है जो डिफरेंस है एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब त्याग अनुपात जैसे ही नाम से पता चल रहा है आपको कि किसी ने कुछ ना कुछ त्याग किया होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि किसने त्याग किया होगा, किसने सैक्रिफाइस किया होगा। तो आपको ये कंसिडर करना है कि आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, यहाँ पर हम 3 साझेदार हैं, यहाँ पर हम सपोज 4 साझेदार हैं, 4 में से जब कोई एक जाता है तो बाकी के जो 3 हैं उनको क्या मिल रहा है। जब कोई एक जा रहा है तो ऑफकोर्स वो अपना हिस्सा इनको देकर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर इनके लिए मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए जो अभी भी पार्टनर्स हैं उनके लिए वो हो जाएगा प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशो। सेम इसका उल्टा सिचुएशन जब 3 पार्टनर्स हैं, कोई नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में एंटर्ड हुआ तो इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि पहले एक चपाती के 3 हिस्से हुआ करते थे, 3 को मिलता था, अब 4 हिस्से होंगे, मतलब कि 4 लोगों को जो 3 लोगों को मिलता था अब उनको पहले की कंपेयर में थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि त्याग अनुपात। आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर हो गया कि त्याग अनुपात हम कब कंसीडर करते हैं और प्राप्ति अनुपात हम कब कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपको ये व्यू दिमाग में जब रखना है तो ये सोचना है कि आप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ क्या हो रहा है। आई मीन टू से उन्हें अगर कोई पार्टनर आ रहा है इट मीन्स उन्हें अपना रेशो सेक्रीफाइस करना होगा और चौथे वाले को देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 है, अब हम चौथे को कुछ हिस्सा देंगे। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस पर देते हैं, हम ऐसे भी किसी को पार्टनर नहीं बनाते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस टू एंटर अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो हमारी कोई ना कोई मजबूरी होती है तभी तो हम पार्टनर को एंटरशिप देते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब वो पार्टनर हमारे एंटर हो गया तो पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, मतलब किसी नए के आने पर पुराने द्वारा अपना हिस्सा त्यागना उसको बोलते हैं त्याग अनुपात, और वो जिस रेशो में उसको सेक्रीफाइस करते हैं, जिस अनुपात में वो त्याग करते हैं उसको बोलते हैं त्याग अनुपात। सेम सिचुएशन अगर 4 पार्टनर हैं, कोई एक चला जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, जो मैंने आपको रीजंस पहले बता दिए कि पार्टनर का पागल हो जाना, पार्टनर का दिवालिया घोषित हो जाना, या फिर न्यायालय द्वारा कुछ ऐसा बोल देना कि ये पार्टनर आपके लिए एलिजिबल नहीं है, या उसकी डेथ हो जाना। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से पार्टनर जाता है, या फिर एनी ऑफ द रीजंस। तो वो जिस भी रीजन से आपके यहाँ से जाता है तो अपना हिस्सा आपको देखा जाता है, उस समय दैट विल बी कंसिडर एज प्राप्ति अनुपात, ठीक है। तो पहला वाला तो आपको यही बताना है कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात क्या है, मतलब मीनिंग बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट वाला जो डिफरेंस होगा वो आपका बेसिस होगा आशय या फिर मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आपको भाई नेक्स्ट आपको डिफरेंस बनाता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा आपको कंसीडर करना है कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे त्याग अनुपात बराबर अगर हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं, इसका फॉर्मूला याद करने का एक बहुत सही हिंट ये है कि इन केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो कब होता है जब 3 पार्टनर ऑलरेडी थे, एक कोई नया आ रहा है, ठीक है। जब नया आ रहा है मतलब पुराने वालों को ज़्यादा मिलता था,
ठीक है। पहले जो उनका अनुपात था उनको ज़्यादा मिलता था, तो इसका फॉर्मूला ये है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लिखें कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो लिखें, बिकॉज इस चैप्टर में माइनस में आंसर नहीं चलेगा। अगर आप पहले ओल्ड रेशो लिख रहे हो माइनस न्यू रेशो लिख रहे हो, इट मीन्स ओल्ड बड़ा अमाउंट है जिसमें से हम माइनस वाला जो न्यू रेशो है, नया अनुपात है, उसको माइनस कर रहे हैं, वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात इज इक्वल टू आपका सैक्रिफाइस रेशो यानी कि त्याग अनुपात। सेम इसका अपोजिट होता है आपका लाभ प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात में आपका नया अनुपात, भाई प्राप्ति अनुपात कैसे होगा, जब 4 साझेदार थे जिसमें से एक कोई चला गया, 4 साझेदार थे एक कोई चला गया, मतलब अब उनको जो नया रेशो मिल रहा है। और एक फिर अगला अपन डिफरेंस इसका ये लिख सकते हैं कि लाभानी अनुपात पर प्रभाव, कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो से आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो पहले की कंपेयर में अब कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं गेनिंग रेशो की तो वो पहले की कंपेयर में अब ज़्यादा हो जाएगा। उसका नाम ही प्राप्ति अनुपात है, मतलब कि पुराने साझेदारों को प्राप्ति हो रही है, उसका रीज़न क्या होगा। और एक अपन डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं फोर्थ की रीज़न कि हम प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों करते हैं। प्राप्ति अनुपात तभी गणना होता है जब ऑलरेडी जितने सपोज 4 साझेदार हैं, फॉर एग्जाम्पल कि 4 साझेदार हैं उसमें से एक गया, तो हम प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। त्याग अनुपात हम कब कंसिडर करेंगे कि सपोज 3 साझेदार हैं, हमें एक और चाहिए ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, जिसकी वजह से हम त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो ये रीजंस करके ऐसे 5 पॉइंट आप इसमें दे सकते हो। पहला आशय वाला आपने दे दिया, दूसरा आपने फॉर्मूला दे दिया, तीसरा लाभानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्थ आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और चौथा आप रीज़न दे सकते हो। इस तरीके के 5 डिफरेंस से आपके 5 मार्क्स तो पक्का श्योर है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वो टॉपिक ये है, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता है, कि ऐसे क्या रीजंस हैं जब हम बिज़नेस में किसी न्यू पार्टनर को एंट्री देते हैं। आप कॉमनली सोचो कि 3 लोग पहले से ही बिज़नेस कर रहे होते हैं सपोज, तो अब उनको चौथा क्यों चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज़ कि पूंजी की पूर्ति के लिए। ऑफकोर्स आपको बिज़नेस में कैपिटल चाहिए, हम 3 लोगों ने ऑलरेडी कैपिटल फिल की हुई है। अब हमें लगता है कि जो भी पर्सन चौथा आएगा हमारे बिज़नेस का, हमारे पार्टनरशिप का इतना तो गुडविल है कि वो अच्छा खासा हमको अमाउंट देकर जाएगा एज ए कैपिटल और एज ए गुडविल, तो हम कैपिटल के सेटिस्फैक्शन के लिए हम उसको एंट्री देते हैं, फर्स्ट वन। सेकंड वन, संचालन क्षमता की वृद्धि के लिए। अगर आपको आपका बिजनेस को प्रॉपर संचालन करना है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम 3 आर नॉट केपेबल और हम नॉट सफिशिएंट फॉर द बिजनेस, और जो फोर्थ वन आ रहा है उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकता है, तो हम इसीलिए उसको एंट्री देते हैं। थर्ड वन इज़ साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में। सपोज 4 साझेदार थे, उसमें से एक किसी रीज़न, जो भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेथ हो जाता है और उसका पागल घोषित हो जाना, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पुराना साझेदार चला गया। ऑफकोर्स उसका रिप्लेसमेंट फुलफिल करने के लिए हमें नए का एंट्री यहाँ पर देना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए आपके पार्टनरशिप में बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो कि किसी नए पार्टनर के इंट्रोड्यूस होने से, मतलब उनको लगता है कि अब हमारे बिजनेस में कुछ अच्छा होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। हर किसी बिजनेस के अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं किसी नए को एंट्री देने के लिए। अब व्यापार की समृद्धि के लिए अगर आपको बिजनेस को बहुत ही एक्सपांड लेवल पर लेकर जाना है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि फोर्थ वन पर्सन इज़ टू गुड फॉर आवर बिजनेस, सो हम उसे एंट्री दे देते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए आपको लगता है कि हमारे कॉम्पिटिटर का बिजनेस हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, द रीज़न बीइंग समवन इज़ पार्टनर ओवर देयर, और वही पर्सन हमारे पार्टनरशिप में भी आने के लिए रेडी है, या उसकी सेम क्वालिटी रखने वाला सम अनदर पर्सन इफ़ वी आर हैविंग, तो हम उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। वन मोर कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है बेटा कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो था पुनर्गठन, मतलब आपको शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, पुनर्गठन पुनर्मूल्यांकन सब कुछ सेम लगता है। तो इस चक्कर में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका पेपर वैसे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आप इंग्लिश के वर्ड्स रेफर कर लें तो वो आपको एकदम से फिट बैठ जाएंगे। जैसे जो हमारा पुनर्मूल्यांकन है उसका है रीवैल्यूएशन, मूल्यांकन वर्ड जहाँ पर भी आता है वहाँ पर अपन बोलते हैं ना वैल्यूअर, तो वैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन। और पुनर्गठन है रिकंस्टिट्यूशन, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि जिस चीज़ का ऑलरेडी कंस्टिट्यूशन बना है उसके आगे हमने री वर्ड लगाया, मतलब उसको रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको पुनर्गठन कर रहे हैं, नया रूप दे रहे हैं। और यहाँ पर आ जाता है कि रीवैल्यूएशन, यानी कि आपको क्या करना, ऑलरेडी किसी चीज़ का वैल्यू था, अब हम उसको रीवैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कब करते हैं, ऐसे क्या क्या रीजंस हैं, या ऐसी क्या क्या दशाएं हैं, ऐसी क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि जब हमको संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। ये टॉपिक पर कुछ भी आ सकता है, मतलब टिप्पणी आ सकती है, या फिर इसकी क्वालिटीज़ आ सकती हैं, या फिर ऐसे आधार बताओ जिस पर हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं, या फिर ये आ सकता है कि पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनकर आ सकते हैं। तो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके का है, यू कैन मैनिपुलेट योर आंसर एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। वेल,
संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अब ये जो हेडिंग है मैं इसको आपको बताना चाहूँगी कि हम संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आखिर करते क्यों है और कब है। सपोज़ 3 पार्टनर थे, मैं स्टार्टिंग से ही 3 पार्टनर इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि वही चीज़ आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। एग्जाम में हम एग्जाम्पल याद करने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि इसके लिए क्या एग्जाम्पल फिट होगा। आप हर बार तीन पार्टनर सुने हो तो ऑफकोर्स आपको लिखते समय एकदम से ध्यान आ जाएगा। होता क्या है, 3 पार्टनर हैं, एक चौथा जब आ रहा है। अब हमने जो असेट 5 साल पहले ली हुई थी, हमारी पार्टनरशिप 5 सालों से चल रही है, 6वें साल कोई नया पार्टनर आ रहा है, हमने जो असेट उस समय लिया था अब उसका कहना है कि इस असेट का वैल्यू मेरे हिसाब से तो कम हो चुका है, लेकिन आप इस असेट का वैल्यू निकाल के मुझसे उतना ही अमाउंट एज ए गुडविल ले रहे हो। सीधी सीधी बात है, जो आपका रन हो रहा था बिजनेस 5 साल से चल रहा है, आप किसी को भी ऐसे एंट्री दे दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। उस 5 साल पर आपने बहुत सारी मेहनत की हुई होती है, आपकी गुडविल की वजह से वो बिजनेस इतना इस लेवल पर आया हुआ रहता है, और उस लेवल पे यानी मेहनत पूरी आपने की, जिस पौधे को आपने रोपा बढ़ाया, उसके फल कोई एकदम से आकर खाएगा तो ऑफकोर्स यू विल नॉट अलाउड एट ऑल। बिजनेस माइंड हो, कैसे अलाउड करोगे? तो इस सिचुएशन में जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि हमारी असेट्स इतनी है तो आप हमें इतना वैल्यू दो एज अ गुडविल या एज अ कैपिटल। तो सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है कि जो असेट आप 5 साल से यूज़ कर रहे हो सकता है कि उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू कम हुआ हो, या अगर कोई ऐसा रीज़न है तो कुछ वैल्यू बढ़ भी सकता है। इसीलिए जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है या पुराना जा रहा होता है तो उनका प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए, उनका कैपिटल डिसाइड करने के लिए, उनका हमारे बिजनेस पर वैधानिक अस्तित्व क्या रहेगा, मॉनेटरी टर्म्स में वो हमारा कैसे हिस्सा लेगा, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए हम हमारे पुरानी बिजनेस की जो संपत्तियां हैं और जो दायित्व हैं उनका मूल्यांकन डबल करते हैं, रिपीटेटिवली उनका मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए उसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पुनर्मूल्यांकन, क्योंकि हम इसका मूल्यांकन डबल कर रहे होते हैं, नेक्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, और उसके हिसाब से जो वैल्यू आता है हम नए आने वाले को बोल सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है अब इसके हिसाब से आप हमें एज अ कैपिटल दो या फिर एज अ गुडविल दो, जो भी आपके फिर बिजनेस के हिसाब से आपके टर्म्स होंगे। तो इसीलिए हम पुनर्मूल्यांकन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। वन मोर टू मच इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी फर्म का विघटन या फिर साझेदारी का विघटन, इन दोनों में अंतर। ये भी एग्जाम में बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और कंसेप्चुअली पूछना भी चाहिए क्योंकि बच्चे इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बात आती है, पहले हम पढ़ते हैं कि फर्म का विघटन क्या होता है और दूसरा होता है साझेदारी का विघटन। एज वी ऑल नो कि साझेदारी मतलब जो बिजनेस रन हो रहा है, जैसे इंडिविजुअली हम एक एक को कंसिडर करें तो वो हो जाता है हमारा पार्टनर, लेकिन अगर हम पार्टनर को कलेक्टिवली देखें तो वो हमारा हो जाता है फर्म। सीधी सी बात है, हम एक स्टूडेंट को स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जब हो जाते हैं तब हम उनको क्लास बोलते हैं। सेम वैसा ही इंडिविजुअल को हम पार्टनर बोलते हैं, लेकिन जब हम उनका कलेक्टिवली देखें, जो उनका कंस्टिट्यूशन हुआ है फॉर द बिजनेस पर्पस, वो हमारा कहलाता है फर्म। अब यहाँ पर अंतर आता है दोनों में कि फर्म का विघटन और पार्टनरशिप का विघटन में क्या फ़र्क है। सीधी सीधी बात है, आपको दिमाग में ये बिठाना चाहिए कि फर्म बोले तो सब कुछ और पार्टनरशिप बोले तो पर्टिकुलर एक लेवल ख़त्म हो जाना। ठीक है, फर्म का विघटन यानी कि सब कुछ बंद हो जाना, आपके बिजनेस को बाकायदा एक ताला लग जाना। ठीक है, लॉकडाउन वाला ताला नहीं, ये वो ताला लग जाना जहाँ पर आपकी फर्म की सारी संपत्तियाँ सारी संपत्तियों को आपने बेच चुके होते हो, उसका पैसा लेकर आप अपने दायित्व का भुगतान कर चुके होते हो, जो बचा कुचा पैसा है उसको आपस में बांट के सेटअप कर चुके होते हो। साझेदारी का विघटन ये होता है कि पर्टिकुलर सपोज आपने किसी पर्पस के लिए साझेदारी बनाई थी, पार्टनरशिप किया था, वो आपका पर्पस कंप्लीट हुआ, आपने पर्टिकुलर एक साल के लिए साझेदारी बनाई थी कि हम हमारा साझेदारी टाइम बाउंड करेंगे तभी तक हमारा साझेदारी रहेगा, उसमें जितना प्रॉफिट हुआ जितना लॉस हुआ, तो वो वाला जो पीरियड के हिसाब से पार्टनरशिप है। तो जब वो आपका पीरियड ख़त्म हुआ, जब आपका टाइम ख़त्म हुआ, उस समय जब आपका साझेदारी ख़त्म हुआ, तब वो कहलाएगा साझेदारी का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमारा पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, हमने ताला लगा दिया, संपत्ति दायित्वों का पूरा लेन देन खत्म कर दिया, जब हम बोलते हैं कि जब हम वसूली खाता बनाते हैं ना, रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो कहलाता है फर्म का विघटन। लेकिन जब हम साझेदारी का विघटन होता है तब हम बोल सकते हैं कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि साझेदारी का विघटन एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई नया साझेदार आ रहा है, पुराना साझेदार जा रहा है, आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है वो किसी रीज़न की वजह से बदल रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजंस कि आप अपने बिजनेस को टेम्प्रेरी क्लोज कर रहे हो और उसी को एक नए तरीके से वापस चालू करोगे। नेम आपका सेम रहेगा, उसी नेम को कंटिन्यू करके आप
अपने बिजनेस का जो पर्पस खत्म हुआ, जो अचीव हुआ, एक नया पर्पस लेकर उसे वापस स्टार्ट करोगे, वो आपका कहलाएगा साझेदारी का विघटन। ठीक है, और अगर ऐसे ही हम बात करें कि फर्म के विघटन की, तो उसमें सब कुछ बंद, आपका बिजनेस पूरा क्लोज अप हो जाता है, आपको कुछ भी उसमें नया नहीं रहता है। और कौन सा अकाउंट बनता है, तो यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन बनता है। जब आप पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप बंद होती है तब रीवैल्यूएशन बनता है, लेकिन जब फर्म बंद होती है तब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, इसमें भी अंतर आप वैसे ही लिख सकते हो। एक तो मीनिंग मैंने बता दिया, अकाउंट कौन कौन सा बनता है, और थर्ड वाला रीज़न, और फोर्थ एग्जाम्पल। कोई भी डिफरेंस लिखने के लिए 4 पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है। फर्स्ट वन इज़ आप मीनिंग लिख सकते हो, लास्ट वन में आप एज ए कंक्लूसिवली लिख सकते हो कि सारांश रूप में इन दोनों के बीच में इतना अंतर होते हुए भी ये वाली चीज़ों में सिमिलर है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल उसमें फिट कर सकते हो। 3 चीज़ें ये हो गई, और दूसरा फिर उसके रीजंस लिख सकते हो कि ये हम कब ये क्यों करते हैं, फिर सिचुएशन एनालिसिस। 4 अंतर आपके हर मतलब जो भी डिफरेंस जिसमें भी पूछा जाएगा उसमें 4 आपके अंतर ऑलरेडी फिक्स्ड है। आपको अगर याद करना है तो एक्स्ट्रा 2-3 याद करना है, क्योंकि अंतर हम पढ़ के बस फिर हम यही लिखते जाते हैं कि इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तो बच्चों वाली हरकतें अभी नहीं करना है आपको। अब एक टॉपिक ये है कि फर्म के समापन की रीतियाँ या प्रकार। आपका जो बिजनेस फर्म समाप्त हो रहा है, मतलब कि वसूली खाता बन रहा है, आपके बिजनेस को पूरा ताला लग रहा है, तो वो कैसे कैसे मेथड से होगा। इसमें अपन बोल सकते हैं कि पहला ये है कि विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ लॉ, कि मतलब आपका जो कोर्ट है वो आपका इंटरफेरेंस नहीं करता है। मतलब ऐसे जेन्युइन रीज़न होता है कि कोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं भी किया तो भी आपको आपका बिजनेस बंद करना होता है, साझेदारी पूरी तरीके से आपका फर्म बंद करना होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट आपको इंटरफेरेंस करता है, उसके हिसाब से आपको बंद करना है। तो 2 क्राइटेरिया बनाकर कि विद द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट एंड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, ऐसा करके आपको इसमें आंसर देना है। इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है क्योंकि पार्टनरशिप के हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया। आई थिंक सो 35 मार्क्स का इसमें से बनता है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। विश यू वेरी 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 ओशन ऑफ गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। स्टिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन कॉल मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू टिल टुमारो। उसके अलावा भी पेपर डिस्कशन के लिए अब आप कॉल कर सकते हो, और पेपर का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा जैसा हम सबको पता है कि ऑलरेडी ये क्रिटिकल टाइम है, ऑलरेडी यू आर वरीड, आपके पेरेंट्स वरीड हैं। गो एंड सेफ, एग्जाम में बिल्कुल सेफ जाना। आप जो भी ग्लव्स वगैरह कैरी करते हो वो आपको लेकर जाना है। ओके, विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट।